इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश के अंदर हो रहे समारोह में आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं मां जानकी के इस धाम में आकर के आप सबसे संवाद करूं, आप सबके दर्शन करूं और इस धरती को नमन करके उत्तर प्रदेश और बिहार के इन भावनात्मक रिश्तों को एक बार पुनः जोड़ने का प्रयास करूं। मुझे जब बताया गया पार्टी से कि आप कौन से ऐसे प्रदेश में कार्य करना चाहेगा उत्तर प्रदेश जहां भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सरकार नहीं, तो मैंने कहा मेरे लिए तो मेरा पड़ोसी राज्य बिहार सबसे अच्छा होगा और इसलिए मैंने बिहार को ही चयन किया है। ये मेरा आगमन पहली बार जरूर है, लेकिन मान के चलिए कि 2020 तक बहुत बार मुझे यहां प्रवास करने हैं, हर जिले में मुझे आना है और 2020 तक जब तक बिहार में भारतीय जनता पार्टी का यह झंडा पटना विधानसभा में नहीं लहराएगा तब तक हम लोगों को चैन से नहीं बैठना है, क्योंकि बिहार के लिए भारतीय जनता पार्टी आज की आवश्यकता है। याद करना, देश के अंदर 2014 के पहले कैसा माहौल था, अविश्वास का माहौल था, राजनेताओं के प्रति, राजनीति के प्रति, शासन के प्रति, प्रशासन के प्रति। लेकिन 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, याद करिए वो क्षण जब नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी, जब उनसे पूछा पत्रकार मित्रों ने कि आखिर आपकी सरकार का एजेंडा क्या होगा, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी जाति के लिए, उन्होंने ये नहीं कहा मैं किसी मजहब के लिए या किसी संप्रदाय के लिए काम करूंगा। उन्होंने कहा कि हमारी ये सरकार इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के दलितों के लिए, इस देश की माताओं के लिए और इस देश में अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए और इस देश के इन नौजवानों के लिए समर्पित होगी जिन नौजवानों पर देश का भाग्य निर्भर करता है। कभी इस देश के किसी प्रधानमंत्री ने इससे पहले नौजवानों के बारे में नहीं बोला था, गरीबों के लिए कोई कार्यक्रम नहीं किया था, किसानों के बारे में किसी प्रकार की किसी योजना को लेकर के नहीं आया था। पहली बार हो रहा है जब इस देश के अंदर किसानों के बारे में कोई नीति बन रही है, नौजवानों के स्वावलंबन के लिए कार्यक्रम बन रहे हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए कार्यक्रम बन रहे हैं और समाज के प्रत्येक तबके के व्यक्ति के लिए उसके अनुरूप नई नई योजनाएं आ रही हैं और उसे समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ करके सम्मान का पात्र बनाने का कार्य किया जा रहा है। यह कार्य कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने कहा कि नई जनधन योजना के अंतर्गत हम लोग जीरो बैलेंस पर इस देश के अंदर खाता खोलेंगे और 25 करोड़ से अधिक परिवारों के खाते खोले गए, 2 लाख की उसमें बीमा दी गई, 5,000 की क्रेडिट की सुविधा दी गई। आखिर ये कार्य किया किसने? अन्य लोगों ने क्यों नहीं किया? क्योंकि इस देश का गांव, इस देश का गरीब, इस देश का मजदूर उनके एजेंडे में नहीं था, मोदी जी के एजेंडे में था, उन्होंने किया। इस देश में डिजिटल क्रांति हो सके, डिजिटल इंडिया मोदी जी लेकर के आए। इस देश के गरीब के घर में भी बिजली जल सके, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से गांव गांव में पहुंचाई जा रही बिजली इसका उदाहरण है। तो साथ ही साथ हर गरीब के घर में भी रसोई गैस का चूल्हा जल सके, उज्ज्वला योजना के माध्यम से रसोई गैस वितरण करने का कार्य भी किसी ने किया तो मोदी जी ने किया है। सज्जनों, अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिनको मैं गिनाता रहूंगा तो एक लंबी फेहरिस्त होगी,
मुद्रा बैंक योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना है, स्टार्टअप योजना है, स्टैंड अप योजना है। अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को बैंक की ब्रांचों के द्वारा, प्रत्येक बैंक की शाखा के द्वारा गोद लेकर के सम्मान के साथ आत्मनिर्भर बनाने की योजनाएं हैं। अनेक इन योजनाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना है, सुकन्या धन योजना है, अनेक प्रकार की योजनाएं हैं। तो सामाजिक सुरक्षा के लिए अटल पेंशन योजना, जीवन सुरक्षा योजना, जीवन ज्योति योजना, तमाम इन योजनाओं को लेकर के सरकार आई और उन योजनाओं पर ईमानदारी के साथ क्रियान्वयन हुआ। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, नौजवान भी इन योजनाओं से लाभान्वित हुआ, महिलाएं भी इन योजनाओं से लाभान्वित हुई, किसान भी लाभान्वित हुआ, मजदूर भी लाभान्वित हुआ। हर तबके के व्यक्ति ने इन योजनाओं का लाभ उठाया। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, वहां जानबूझ करके इन योजनाओं में बाधा पैदा की गई और इसी का परिणाम है बड़ी संख्या में बिहार का नौजवान रोजगार के लिए पलायन करता है। वो पलायन करता है यहां से कानपुर के लिए, यहां से दिल्ली के लिए, यहां से मुंबई के लिए, यहां से पंजाब के लिए। आखिर वह कार्य बिहार में भी तो हो सकता है। इन नौजवानों के स्वावलंबन के लिए, इनकी नौकरी के लिए, इनके रोजगार के लिए वह कार्यक्रम बिहार के अंदर भी हो सकते थे, लेकिन नहीं हो पाया। सज्जनों, कल आदरणीय नीतीश कुमार जी यहां आए होंगे। यद्यपि मुझे जवाब नहीं देना चाहिए, जब मैं नीतीश जी और लालू जी की जोड़ी देखता हूं तो मुझे लगता है कहा रहीम ने कैसे निभे बेर केर का संग। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कैसे निभ रहा है ये। लेकिन ये बेमेल शादी बिहार को कहां ले जा रहा है। धरती माता ने कल यहां पर खूब आज बारिश करके, भले हमारे कार्यक्रम में थोड़ी देर के लिए बाधा जरूर आई होगी, लेकिन ये साबित कर दिया है प्रकृति अब इस बेमेल शादी को बर्दाश्त करने वाली नहीं। बिहार में एक सफाई अभियान चलने वाला है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा नीतीश जी से, हमारी सरकार को भी 100 दिन नहीं हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन हम लोगों ने कुछ कार्य जरूर किए हैं और उनमें से हम लोगों ने एक कार्य किया और वह कार्य किया, जितना भी इलीगल स्लॉटरिंग था, अवैध बूचड़खाने थे, 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बंद करवा दिए। क्या नीतीश जी इस कार्य को बिहार के अंदर करेंगे? हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर बंद करवा दिया। हम लोगों ने कहा इलीगल स्लॉटरिंग नहीं होगी, बंद करवा दिया। हम लोगों ने एक और कार्य किया, हम लोगों ने कहा हम किसी दूसरे रावण को इस धरती पर पनपने नहीं देंगे। एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया है। हम लोगों ने कहा बहन और बेटियों की सुरक्षा होनी ही चाहिए और बड़ी सख्ती के साथ उसका पालन उत्तर प्रदेश के अंदर करवाया गया है। हम लोगों ने कहा बहुत दुर्योधन देख लिए, बहुत महाभारत हो चुका है, अब किसी दुर्योधन और दुशासन को, किसी रावण को और किसी मेघनाथ को अब इस धरती पर जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए। एंटी रोमियो स्क्वाड पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य कर रहा है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर उन तमाम योजनाओं को लागू करने का प्रयास किया जो वास्तव में मातृशक्ति के सम्मान और उसके स्वाभिमान के साथ जुड़ा हुआ है। हम कहना चाहेंगे बड़ी विनम्रता के साथ, आदरणीय नीतीश जी, आपने बहुत काम करने की बात कही होगी, लेकिन आधी आबादी को न्याय देने की बात जब पूरे देश के अंदर हो रही है तो 3 तलाक के खिलाफ कभी आपकी आवाज क्यों नहीं निकली है? एक आधी आबादी है, एक बड़ी आबादी है देश के अंदर। आश्चर्य होता है, मैं जब प्रतिदिन लखनऊ में बैठ करके जनता दर्शन के कार्यक्रम में जाता हूं, मेरे पास 25, 30, 40, 50 ऐसी मुस्लिम महिलाएं आती हैं जो कहती हैं कोई अपने पुत्र के साथ, कोई अपनी बहन के साथ, कोई अपनी मां के साथ, कोई अपने पिता के साथ, कोई अपने भाई के साथ आकर के एक ही गुहार लगाती है कि हमारे पति ने 3 तलाक कहकर के हमें छोड़ दिया है, हम कैसे अपना जीवन गुजर बसर करेंगे। देश का कानून उस पर कार्य कर रहा है, देश का माननीय उच्चतम न्यायालय उस पर कार्य कर रहा है, लेकिन देश के अंदर
आधी आबादी को न्याय मिले। 3 तलाक पर इस देश के कुछ सेकुलर नेताओं की चुप्पी न केवल इस देश की आधी आबादी को न्याय से वंचित करती है, अपितु उनकी कथनी और करनी में भी भारी अंतर को प्रदर्शित कर देता है। ये लोग बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। आखिर आधी आबादी को क्यों न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं 3 तलाक पर बिहार की सरकार भी स्पष्ट अपनी राय जाहिर करती है और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस बात को क्यों नहीं कहती है कि 3 तलाक अनैतिक है, इसको रोका जाना चाहिए, आधी आबादी को भी न्याय मिलना ही चाहिए। इस बात की घोषणा क्यों नहीं यहां की सरकार करती है? क्यों नहीं आदरणीय नीतीश कुमार जी करते हैं? लेकिन नहीं बोलेंगे। सज्जनों, उत्तर प्रदेश में हम लोग जब आए, लोगों ने कहा, तमाम लोग, मीडिया के लोग अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या कर रहे थे। कोई कहता था कि मुसलमानों का क्या होगा, और आज आपने देखा होगा, एक टीवी इंटरव्यू में आपने स्वयं देखा होगा, एक मुस्लिम नौजवान स्वयं खड़ा हुआ, उसने कहा, साहब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है मुझे तो अच्छा इसलिए लगा क्योंकि मेरी बेटी जब स्कूल से आकर के कहती है कि पहले हम सुरक्षित नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमारी सुरक्षा की गारंटी हो गई है। अगर कोई मुस्लिम कन्या इस बात को कहती है तो सुरक्षा की ये गारंटी ये भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। हमने जाति को नहीं देखा, हमने मत और मजहब को नहीं देखा, लेकिन हमने संविधान को देखा है। एक समान रूप से सब पर लागू किया जा सके, एक समान रूप से हम उसको लागू कर सके, किसी प्रकार का कोई भेदभाव न कर सके, न जाति के नाम पर, न लिंग के आधार पर, न किसी मत और मजहब के आधार पर। और देश की राजनीति आज उधर चलती हुई दिखाई दे रही है। आपने परिणाम देख लिया है, आप परिणाम देख चुके हैं। 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार बनती है, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनती है, और उस सरकार ने अपने कार्यक्रम के माध्यम से इस बात को साबित कर दिया है कि राजनीति में जाति, मत, मजहब और परिवार का किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, इसका कोई महत्व नहीं। जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति का अंत होना तय है। और आज मैं आप सबसे फिर यही कहूंगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों ने भी साबित कर दिया है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर स्पष्ट कर दिया है, उत्तर प्रदेश के अंदर हम 22 करोड़ लोगों के हितों के लिए कार्य करेंगे। लेकिन अगर किसी ने कानून के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया तो कानून सख्ती के साथ भी ऐसे तत्वों को निपटने का कार्य करेगा। आम जनता को सुरक्षा की गारंटी देना और शासन की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा की होनी चाहिए, और वह कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग कर रहे हैं। केंद्र की सरकार ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास का। आदरणीय मोदी जी ने 2013 में नारा दिया था सबका साथ और सबके विकास का। आज उत्तर प्रदेश सरकार उसी का अनुसरण करते हुए कार्य कर रही है। और मैं आप सबसे भी अनुरोध करूंगा, सज्जनों, जब तक जातिवाद की राजनीति रहेगी, जब तक यह क्षेत्र और मत और मजहब के आधार पर राजनीति रहेगी, जब तक एक बड़ा तबका वोट बैंक बनकर के केवल उपयोग होता रहेगा, तब तक न उनका कल्याण होने वाला है और न ही इस देश की राजनीति का कल्याण ही होने वाला है। आप सबसे मेरा अनुरोध होगा, आप सब बिहार के अंदर उस परिवर्तन के वाहक बने। बिहार के अंदर उस नई क्रांति की आगाज होनी चाहिए, क्योंकि बिहार तो क्रांति की धरती है ही। बिहार को जब मैं देखता हूं, यहां की प्रतिभा को मैं जब देखता हूं, यूपीएससी के परिणाम को जब मैं देखता हूं, कभी बिहार अग्रणी स्थान पर था। बिहार का नौजवान देश के अंदर सबसे प्रतिभाशाली नौजवान माना जाता था। किसी भी अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता में बिहार के नौजवान की प्रतिभा की कोई सानी नहीं थी। बिहार का नौजवान जहां भी किसी प्रतियोगिता में शामिल होता था, अग्रणी पंक्ति पर खड़ा होता हुआ दिखाई देता था, नेतृत्व करता हुआ दिखाई देता था। आज लोग मुझसे इस बात को कहते हैं उत्तर प्रदेश में
कहते हैं कि आपने उत्तर प्रदेश में सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर बिहार के अधिकारियों को नियुक्त कर दिया। मैंने कहा भी जब प्रतिभाशाली बिहार का ही नौजवान है तो मैं कहां से दूसरे जगह से ला दूं? ये प्रश्न उठते हैं और लोग मुझसे पूछते हैं कि आखिर बिहारी ही क्यों हर जगह है। मैं कहता हूं जब प्रतिभाशाली बिहार का ही है तो मैं कहां से ला दूं दूसरी जगह से? लेकिन मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं, बिहार की प्रतिभा को किसकी आंखें लग गई हैं? क्यों यहां का नौजवान आज हताश है? क्यों निराश है? क्यों पलायन कर रहा है? क्यों अपने जीवन के प्रति आशंकित है? क्यों उसके सामने अपना भविष्य अंधकार में दिखाई देता है? जबकि सरकार एक सकारात्मक दिशा में सोचने और कार्य, केंद्र की सरकार कार्य कर रही है, उस सब के बावजूद अगर बिहार के अंदर सब दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं कोई बात होगी और वह राज्य के स्तर की बात होगी। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करना चाहूंगा, समय आ गया है जब हम प्रदेश के अंदर एक ऐसी सरकार दें जो केंद्र में मोदी जी का अनुसरण करते हुए बिहार के विकास के पथ पर अग्रसर कर सकें, बिहार को उस दिशा में ले जा सकें जिसके लिए कभी राजेंद्र बाबू ने इस बिहार के अंदर अनेक प्रकार के रचनात्मक अभियान प्रारंभ किए थे। बिहार ने अनेक ऐसे प्रतिभाशाली नेता दिए हैं जो वास्तव में देश और दुनिया को नेतृत्व देने की क्षमता रखते रहे हैं। और इसलिए सज्जनों, आप सबसे मेरा अनुरोध होगा, वह समय आ गया है। ये 3 वर्ष का मोदी जी का कार्यकाल कई मायनों में देश और दुनिया के लिए बेमिसाल है। आज अमेरिका के अंदर चुनाव होता है। आप याद करिए, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था और चुनाव के दौरान जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया, उस समय वह प्रत्याशी थे